So, dear students, welcome again in this classroom. As you know that we are discussing this topic growth and development. तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए. इसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया ग्रोथ के बारे में. उसके बाद मैंने पहले क्या दिया, इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रोथ. तो उसके बाद मैंने ग्रोथ की डिफिनीशन बताई, ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे. उस वक्त मैंने बताया इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज आर इंक्रीज इन साइज, शेप एंड वॉल्यूम एट्सट्रा. तो उसके बाद मैंने फेसेस ऑफ ग्रोथ बताया. तो यहाँ पर मैंने बताया ये जो ग्रोथ है ये 3 फेसेस में कंप्लीट होता है. फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन, ठीक. सेकंड इज कॉल्ड एज सेल elongation. Third one is called as cell maturation. Cell maturation. And the third phase is called as cell maturation. तो उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने बताया ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट ये भी हमने पढ़ा एंड ग्रोथ कर्व. तो यहाँ तक कल हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक से कंप्लीट किए. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंडीशंस फॉर ग्रोथ. तो यहाँ तक हम, क्योंकि कुछ बच्चे नए आए हैं इसलिए मैंने थोड़ा इस पर बताया कि हमने क्या पढ़ा. एक ग्रोथ की इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, फेसेस ऑफ ग्रोथ. उसके बाद इसमें सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड मैचुरेशन ये बताया. तो उसके बाद दूसरा टॉपिक ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ करो ये हमने डिस्कस किया. तो आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है या डिस्कस करते जाएंगे दैट इज़ कंडीशंस फॉर ग्रोथ. यानी हम देखते हैं ग्रोथ जो होती है, यानी एक प्लांट जब इसमें इंक्रीज़ क्या होता है, साइज़ इसमें इंक्रीज़ होता है. साइज़, वॉल्यूम एंड इसमें वेट ये इंक्रीज़ होता है. तो इन पैरामीटर्स को इंक्रीज़ करने के लिए या ग्रोथ अच्छा होने के लिए इस प्लांट में हमें किन कंडीशंस की ज़रूरत है या हमें कौन से चीज़ चाहे या थिंग्स चाहे जिनकी वजह से इस प्लांट में ग्रोथ अच्छा होगा, बेटर ग्रोथ होगा. या हम कहेंगे कौन से कंडीशंस हैं या कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से थिंग्स हैं जिनकी वजह से इस प्लांट में ग्रोथ अच्छा होगा. सो दे आर कॉल्ड एज कंडीशंस. तो यहाँ पर मैं लिखूँ देयर आर, ये लिखो आप, देयर आर ए नंबर ऑफ कंडीशंस needed for better growth of plants. There are a number of conditions needed for better growth of a plant. There are a number of conditions needed for better growth of a plant. यानी प्लांट के लिए बहुत से कंडीशंस हैं. नंबर 1 आप लिखो ऑक्सीजन सप्लाई, या शॉर्ट में आप लिखो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. नंबर 2 वाटर, वाटर की ज़रूरत है. नंबर 3 वी नीड न्यूट्रिएंट्स, we need nutrients. Next thing या substance that is called as light. लाइट की ज़रूरत है हमें. नेक्स्ट we need temperature. So these are the things or conditions or substances which are needed for a plant to have better growth. वो एक प्लांट को better growth के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है. तो इनको हम एक एक करके, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स, या ये कौन सा रोल ग्रोथ में दिखाते हैं. तो पहले हम ले लेंगे ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन आप जानते हैं इट इज़ नीडेड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. metabolic
एक्टिविटीज़। तो ऑक्सीजन की वजह से इस प्लांट में रेस्पिरेशन होती है ना, रेस्पिरेशन होती है। तो जब रेस्पिरेशन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक, जब जर्मिनेशन, जब हम एक सीड को सो करते हैं ज़मीन में, तो उस वक्त हम लिखते हैं द कंडीशंस विच नीड फॉर बेटर दिस जर्मिनेशन, उस वक्त हम आयर लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये क्योंकि रेस्पिरेशन जो है, क्योंकि उसमें सीड में फूड मटेरियल जमा होता है, तो उस फूड को ऑक्सीडाइज करना है ताकि यहाँ से हमें एनर्जी मिले। तो उस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हमने पढ़ा है, ये रेस्पिरेशन जो है, ये हमने डिस्कस किया ये टॉपिक सारा। तो ऑक्सीजन की वजह से मैंने कहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, दीज इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है यानी फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म आल्सो टेक्स प्लेस। तो जो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, सो वो प्रोडक्ट्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, यहाँ प्लांट को ज़रूरत पड़ते हैं, तो जब प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब बोथ हम इनको कंबाइन करेंगे, इट मेक्स मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो विदाउट ऑक्सीजन नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस, सो व्हेन रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, सो इट मीन्स दैट देयर विल बी नो एनर्जी सप्लाई। क्लियर? तो सेकंड इज कॉल्ड एज वाटर। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड एज वाटर। तो वाटर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर लाइफ या फॉर द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ। तो हम कहेंगे विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ। तो जो प्लांट के लिए हमें कौन सा रोल प्ले करता है, आपने पढ़ा जब कल मैंने बताया फेसेस ऑफ ग्रोथ। तो उस फेस ऑफ ग्रोथ में मैंने बताया सेल इलांगेशन, याद है? सेल इलांगेशन या सेल एनलार्जमेंट। मैंने कहा पहले सेल डिवीजन होता है, ठीक, यानी एक सेल को डिवीजन होता है तो इसे कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल, यानी माइटोसिस। जब एक सेल माइटोसिस में दाखिल होगी तो यहाँ पर ये डिवाइड होगी, हमें कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स बनेंगे। सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा, तो ग्रोथ, तो इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा दैट इज सेल इलांगेशन। पहले सेल डिवीजन है, उसके बाद सेल इलांगेशन है या सेल एनलार्जमेंट। तो उस वक्त मैंने बताया ये सेल जो है इसमें वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। तो इनमें वाटर दाखिल होता है, वाटर एंटर्स इनटू दिस सेल इनसाइड दिस वैक्यूल, द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, है ना, या हम कहेंगे यहाँ पर ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। एंड ये मैंने डिटेल में बताया आपको। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के बाद, थोड़ा सा मुझे गले में थोड़ा ज़ुकाम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो यहाँ पर जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन होगी। जब वाटर इस सेल में दाखिल होगा तो सेल का साइज़ क्या होगा? इट विल गेट एनलार्ज्ड, इट विल गेट इंक्रीज्ड। ये जो सेल है दिस विल बिकम टर्ज्ड, दिस विल बिकम टर्ज्ड, ये एक्सपैंड होगी। जब ये एक्सपैंड होगी हम कहेंगे इलांगेशन, हम कहेंगे एनलार्जमेंट। तो जब ये एनलार्ज होगी, एलांगेशन इसमें होगी, तो इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इंक्रीज इन साइज ऑफ ए सेल। ठीक, तो वाटर कौन सा रोल प्ले करता है यहाँ पर? सो इट हेल्प्स इन, आप ये लिखो, वाटर हेल्प्स इन सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट। Water helps in cell enlargement. That results increase in cell size. That results increase in cell size due to turgidity. Due to turgidity. Due to turgidity. Clear? तो ये वाटर जो है ये एक मीडियम भी एक्ट करता है। जब सीड में जर्मिनेशन होती है या प्लांट में कोई रेस्पिरेशन होगी या डाइजेशन होगी, फूड ब्रेक डाउन करना है, उस वक्त हमें वाटर की बहुत ज़रूरत है। जो एंजाइम्स है
एंजाइम के लिए वाटर एज मीडियम रोल प्ले करता है। अगर मान लो हमारी बॉडी ले लेंगे, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होती है तो ये एंजाइम्स जो है इनके लिए वाटर एज मीडियम रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर वाटर की कमी हो तो ये एंजाइम्स अपना अच्छा रोल नहीं दिखा सकेंगे। सो डाइजेशन हमारी बॉडी में अच्छी नहीं होगी। सिमिलर इज़ द केस जो प्लांट्स है, जब इनमें ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल तो वहाँ पर एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। तो वो एंजाइम्स के लिए वाटर एक्ट्स एज मीडियम। आप ही लिखो, द वाटर आल्सो एक्ट्स एज मीडियम फॉर एंजाइम्स। The water also acts as medium for enzymes। हालांकि हम देखते हैं वाटर इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का होना लाजमी है। जब वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए और एक कंडीशन यहाँ पर है। सो दिस इज़ वाटर, रोल ऑफ वाटर। तो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स। तो आपने देखा होगा, हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, जब हम बाग में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना। तो कुछ प्लांट्स उनमें देखते हैं अच्छा ग्रोथ होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा खासा ग्रोथ होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ रिटार्ड होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, पतले होते हैं। तो हम क्या उस वक्त कहते हैं, ये कमज़ोर हैं, ये, है ना, दिस आर वीक। जब ग्रोथ अच्छा नहीं हो तो प्लांट विल बिकम वीक। अगर एनिमल में भी ग्रोथ अच्छा नहीं हो तो जाहिर सी बात है वो वीक दिखाई देगा। तो जब ये वीक होगा फिर हम क्या करते हैं, ये प्लांट जब वीक होता है हम क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं आपसे, चलो जाओ वहाँ यूरिया खाद पड़ी है ये ले जाओ बाग में, पोटाश खाद पड़ी है, डाई पड़ी है, और बाकी जो पहावा घर में पड़ी है ये ले लो बाग में, उन छोटे छोटे पेड़ जो बहुत ही कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके नीचे डालो। कहते कि नहीं कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो आप ऑर्गेनिक मतलब जो है काऊ डंग लेते हैं या कोई और न्यूट्रिएंट लेते हैं उसके नीचे रखते हैं, तो इसमें है होता क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो भी चीज़ हम एज फूड मटेरियल प्लांट के नीचे रखते हैं दैट एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है दीज आर मिनरल सबस्टेंसेस। आप ही लिखो, द न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल सबस्टेंसेस। दीज आर मिनरल substances needed for normal growth and development. Normal growth and development. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। आपने 10th में शायद पढ़ा होगा, वन इज कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, सुना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वन इज कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अदर इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ ना, बोलो, मुंह में ज़बान है, सुना है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लीज़ जवाब दिया करो। तो मतलब अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ आप जवाब नहीं दोगे तो कहेंगे, जो सुनने वाले होंगे तो कहेंगे आप क्लास में कोई नहीं है, ऐसे ही कहता है ना। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, हाँ या ना में जवाब दो। पता है यस सर, नो इट, नो सर वी डू नॉट नो इट, क्लियर। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो एक प्लांट के लिए उनकी मकदार जो है ज़्यादा मकदार में ज़रूरत है प्लांट के लिए, एंड दे नीड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन लार्ज क्वान्टिटीज़। आप इस तरह लिखो, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तभी तो इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो इनकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए ना।
उनकी सप्लाई जो है प्लांट के लिए कम होनी चाहिए, या दे आर नीडेड इन लेसर अमाउंट। आप ये लिखो, दे आर नीडेड इन लेसर अमाउंट। हालांकि ये चैप्टर था एक मिनरल न्यूट्रिशन, 11th में चैप्टर था क्या, मिनरल न्यूट्रिशन, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया। वहाँ पर ये डिटेल था कितने माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, कितने मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, टोटल क्या होता है, इनके यूटिलिटी क्या होती है, इनका रोल क्या होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो कंप्लीट एक यूनिट था, लेकिन ये आपके सिलेबस से डिलीट किया गया। तो यहाँ मैं सिर्फ कहूँ, ये प्लांट ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत, तो अगर इनमें एक भी न्यूट्रेंट एब्सेंट हो, मान लो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम एब्सेंट हो, व्हाट विल हैपन, प्लांट हम यहाँ लगाएंगे प्लांट, ठीक, सारे मिनरल्स हम दे देंगे। हालांकि ये टेस्ट हम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। सुना है वर्ड हाइड्रो, या आप लिखो हाइड्रोपोनिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को हम सॉइल में नहीं बल्कि वाटर में रखते हैं। तो एक मान लो एक बोतल ले लेंगे, ट्रांसपेरेंट बोतल, तो इसमें वाटर के साथ साथ सारे मिनरल न्यूट्रेंट्स है इसमें मिक्स करते हैं और इसमें प्लांट रखते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, मान लो ये 17 न्यूट्रेंट्स है, ठीक, 17 न्यूट्रेंट्स में से एक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम निकालेंगे, तो बाकी सारे न्यूट्रेंट्स इस प्लांट को रखेंगे यहाँ पर। हम देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस प्लांट को, कौन सी सिम्टम डिजीज़ होगी इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैग्नीशियम नहीं हो तो क्लोरोफिल नहीं होगा, जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो व्हाट विल बी फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। नंबर एक, तो जब सेल्स बनते हैं यहाँ पर, तो सेल्स जुड़ जाते हैं, इनमें एक पैक्टिक सबस्टेंस होता है जिसके ज़रिए से हम ये सेल्स जो हैं जुड़ जाते हैं, इट एक्ट्स एज अ सीमेंट बिटवीन टू सेल्स। सो इसको हम कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट कहते हैं। तो जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम हो, ये पैक्टिक सबस्टेंस बनाएंगे यहाँ पर, तो दो सेल्स जुड़ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300 और ये टिश्यू बनाएंगे, तो तभी तो ग्रोथ होगा प्लांट में। सो वी कैन से द न्यूट्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट। तो उसके बाद यहाँ पर लाइट आती है, लाइट हो तो सब कुछ है ना, लाइट हो तो सब कुछ हो। यहाँ पर जो लाइट है, तो लाइट जो है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट जो आफ्ताब से आती है, सूरज से जो आती है, सन से जो आती है, एक्चुअली दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, सोलर, शाबाश, सोलर एनर्जी कहते हैं कि नहीं, या रेडियंट, जो हमने फोटोसिंथेसिस में डिटेल पढ़ा है इसमें। तो लाइट जो है इट इज़ सोलर एनर्जी, इट इज़ रेडियंट एनर्जी, वी कैन से इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम एक प्लांट को डार्क में रखेंगे तो दूसरे प्लांट को हम लाइट में रखेंगे, तो ग्रोथ किस में होगा, लाइट में। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी है, तो एनर्जी की ही वजह से हम जिंदा हैं। जब एनर्जी ही नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, कोई प्रोसेस ही नहीं होगी। तो प्लांट में कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जिनमें जर्मिनेशन लाइट के बगैर नहीं होगी, दे आर कॉल्ड एज फोटोब्लास्ट सीड्स। ये टर्म आप लिखो, कभी कभी नीट में आ सकता है, फोटोब्लास्टिक सीड्स, टर्म आप लिखो फोटोब्लास्टिक सीड्स, एंड दीज आर दो सीड्स विच जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हालांकि अक्सर सीड्स जो हैं जर्मिनेट होते हैं लाइट के बगैर। लाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, लाइट जनरली इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट कुछ सीड्स हैं जो लाइट के बगैर जर्मिनेट नहीं होंगे। सो दो सीड्स आर कॉल्ड एज फोटोब्लास्टिक सीड्स। क्लियर। तो लाइट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, एक लिखो आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो लाइट ही है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। ये लाइट एनर्जी जब प्लांट पर पड़ के जो हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में, तो ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब मैंने डिफिनेशन बताई, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू
केमिकल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सूरज से आती है। तो प्लांट पर पड़ती है, प्लांट इसको ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद इसको कन्वर्ट करता है किसमें? C6H12O6, तो उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर फूड बनता है। जब उस प्लांट पर लाइट ही नहीं पड़ेगी तो फूड कहाँ से आएगा? देयर विल बी नो लाइफ, है ना। आवर लाइफ इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस, है ना। सुबह जब आप घर से निकले तो मुंह हाथ धो के कोई नमाज़ पढ़ के बाकी दुआ हुआ करके क्या किया आपने? सर हमने चाय पी ली, उसके साथ रोटी खाया, वाक हुआ, है ना। तो वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं ना। तो दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। वो लाइट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। अगर मैंने ये बताया यहाँ पर ये प्लांट है, ये ग्रीन है, इसको आप डार्क में रखिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर देखिए इसमें ग्रीन कलर ख़त्म होगा। तो दैट प्लांट इज कॉल्ड एज etiolated प्लांट। ये आप लिखो दिस टर्म, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज etiolated plant. And when a plant is kept in dark, when a plant is kept in dark, when a plant is kept in dark for a large period of time, when a plant is kept in dark for a large period of time, so chlorophyll gets depleted, and this plant is called as etiolated, etiolated plant. कभी कभी आपसे कोई ये टर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो ये लाइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, है ना। तो जब लाइट होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। जब लाइट होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब लाइट ही नहीं होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो लास्ट फैक्टर जो है, लास्ट कंडीशन जो फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, दैट इज़ टेम्परेचर, है ना। लास्ट जो फैक्टर है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, दैट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम देखते हैं, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर, आप ये लिखो, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नॉर्मल growth of a plant. It plays very important role for normal growth of a plant. Temperature plays very important role for normal growth of a plant. तो जो टेम्परेचर है ये नंबर 1 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स, तो जो एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर एंजाइम पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम्स है ना, जब हम फूड खाते हैं डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स जब उनको एक ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर हम देंगे तो वो काम करेंगे। अगर उससे ज़्यादा देंगे दैट इज़ आल्सो प्रॉब्लम, उससे कम देंगे वो काम नहीं करेंगे। सो हम कहेंगे अगर हम एक प्लांट को मिनिमम टेम्परेचर दे देंगे तो ग्रोथ क्या होगा? लो ग्रोथ होगा। आप ये लिखो, एट मिनिमम टेम्परेचर देयर विल बी लो ग्रोथ एट मिनिमम टेम्परेचर देयर विल बी लो ग्रोथ, एट optimum temperature there is best growth, at optimum temperature there is best growth, but at minimum पर ग्रोथ लो होगा, ऑप्टिमम पर ग्रोथ बेस्ट होगा। तो ऑप्टिमम कहाँ से लेते हैं? दैट इज रेंज इज बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बेस्ट ग्रोथ है प्लांट में वो 25 से 35 डिग्री तक हो सकता है। अगर हम कम दे देंगे 25, हम दे देंगे मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर एक प्लांट को, तो एंजाइम्स अपना काम नहीं करेंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो प्लांट में ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ तो रेट ऑफ ग्रोथ विल बी इंक्रीज, बट एट ऑप्टिमम दिस लेवल।
देयर विल बी बेस्ट ग्रोथ, क्योंकि एंजाइम जो है इस टेम्परेचर पे वो अच्छा काम करते हैं। अगर अब हम टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करेंगे, मैक्सिमम दे देंगे, सो देयर विल बी डिक्लाइन, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं दे गेट डीनेचर्ड, दे गेट डिग्रेडेड, डिसइंटीग्रेटेड, वो ख़त्म होते हैं, वो अपना काम नहीं करेंगे। तो एक बात। दूसरी बात, ये टेम्परेचर जो है, विदाउट टेम्परेचर नो जर्मिनेशन विल बी देयर, है ना। सीड जर्मिनेशन नहीं होगी जब हम सीड ज़मीन में रखते हैं, अगर लो टेम्परेचर होगा वो वहाँ से जर्मिनेट होते हैं, मत होते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स एक्टिव नहीं होते हैं, ये काम नहीं करते हैं, फूड मेटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती है एम्ब्रियो को। तो सीड जर्मिनेशन जो है इसके लिए टेम्परेचर का होना लाजमी है। जो सीड जर्मिनेशन है इसके लिए टेम्परेचर होना लाजमी है। अगर टेम्परेचर कम होगा उसका मतलब है एंजाइम्स अपना काम नहीं करेंगे, या बाकी जो इसमें एक्टिविटीज़ वो अच्छी तरह, जिस तरह मतलब हम अपनी बात ले लेंगे, सारमा में हम जब माइनस टेम्परेचर होता है क्या करते हैं हम, है ना, कंबल स्वेटर और सब ओढ़ते हैं, उसके बाद कांगड़ी भी लेते हैं। क्यों? टेम्परेचर माइनस होता है। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, पहले हम कंबल उठाते हैं, उसके बाद फैरन निकालते हैं, उसके बाद स्वेटर निकालते हैं, उसके बाद अगर गर्म कमीज़ हो तो उसके बाद हम कॉटन कमीज़ लगाते हैं। धीरे धीरे जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है इतना इसी अंदाज से हम अपने कपड़े भी चेंज। तो यहाँ भी जब सीड जर्मिनेशन हो तो सीड जर्मिनेशन के लिए फूड का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, इसकी डाइजेशन होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए एंजाइम्स हो, तो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को नहीं मिला तो वो अपना काम नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी नहीं दे सकते हैं, तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगी। इसलिए ग्रोथ जो है, प्लांट का ग्रोथ जो है तभी होगा व्हेन देयर विल बी ऑप्टिमम टेम्परेचर, देयर विल बी बेस्ट ग्रोथ। क्लियर? सो दीज आर द कंडीशंस, these are the conditions for better growth। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन में है? तो उसके बाद हमने एक छोटे मोटे टॉपिक लेने हैं, 2-3 हेडिंग्स है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है 1 मार्क्स के अंदाज से, डिफिनीशन के अंदाज से आएंगे, या कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स तक इनके आएंगे क्वेश्चन। तो पहले ये तो 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। वन इज़ कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन, वन इज़ कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन। सेकंड इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। Differentiation. Third is called as redifferentiation. Redifferentiation. Third is called as redifferentiation. Never seen. So one is called as differentiation, second is called as differentiation, third is called as redifferentiation. These are the 3 terms. इससे पहले आपने सुने हैं terms? तो जब ग्रोथ होता है तो ग्रोथ में ये टर्म्स, ये प्रोसेस जो है, 3 स्टेप्स जो है ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है? तो फर्स्ट लेट अस विल डिस्कस दिस डिफरेंशिएशन। अगर आपको याद होगा जब मैंने फेसेस ऑफ ग्रोथ पढ़ाए, फेसेस ऑफ ग्रोथ, तो उसमें मैंने कहा देयर आर 3 स्टेप्स आर 3 फेसेस। वन इज कॉल्ड एज सेल, शाबाश, डिवीजन, वन इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, सेकंड इज कॉल्ड एज सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, थर्ड इज कॉल्ड एज सेल मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन, है ना। थर्ड इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन और इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मैचुरेशन।
है ना। 3 स्टेप्स है ग्रोथ के लिए। जब ये 3 स्टेप्स हो जाएंगे तो ग्रोथ होगा। फर्स्ट इज, देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ, ये सेल है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लाजमी तौर इसको डिवाइड होना है। मतलब हम छोटा, अगर हम प्लांट ले लेंगे, छोटा मोटा प्लांट, इसकी लेंथ इतनी मान लो, और फिर बड़ा ट्री बन जाता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे सेल का नंबर ज़्यादा किस में होगा, बड़े में या छोटे में? सेल का नंबर किस में ज़्यादा होगा? तो आपके मुंह में ज़बान है, किस में होगा? बड़े, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब डिवीजन होता है सेल्स का। तो पहले क्या होगा? सेल डिवीजन, CD, सेल डिवीजन। यहाँ माइटोसिस होगी तो यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा। मैंने कल बताया सेल का ये डिवीजन होता है या ग्रोथ होता है 2 तरीके। वन इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक, सेकंड इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक। तो अरिथमेटिक में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह इंक्रीज़ होता है सेल का नंबर। लेकिन जो जियोमेट्रिक हिसाब है इसमें 2 4 8 16 है ना, इसी तरह से डबल एवरी स्टेप होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक। तो सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर माइटोसिस हुई, सेल का नंबर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? सेल, तो यहाँ पर वाटर एंटर होगा इनमें, ये एक्सपेंड हो जाएंगे, इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, ये एनलार्ज होंगे, एक्सपेंड होंगे, टर्जिड होंगे, तो सेल विल इंक्रीज़। तो इससे ग्रोथ भी होगा। तो जब ये ग्रोथ उनका अच्छा होगा तो सेल का नंबर भी इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा? थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन। अब ये सेल्स मैच्योर हुए हैं, अब ये सेल्स इनका ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। अब इनमें स्पेशलाइजेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मान लो 100 सेल्स आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक टिश्यू। 100 सेल्स आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, 100 सेल्स आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। सो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देयर। यहाँ पर क्या हुआ? या डिवीजन ऑफ लेबर होगी। हालांकि सेल्स पहले एक जैसे थे, अब तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। तो कुछ ग्रुप्स एक काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, तीसरा काम करेंगे। मान लो यहाँ पर मिसाल के तौर पर जाइलम हम ले लेंगे, ठीक। तो जाइलम में जब पहले सेल्स होते हैं दे आर थिन वाल होते हैं ना, पहले सेल्स क्या होते हैं? थिन। जब पहले सेल डिवीजन होता है, ये सेल वाल वेरी थिन होता है। तो उसके बाद इस सेल वाल पर थिकनिंग होती है, इट बिकम्स वेरी थिक, इट बिकम्स वेरी थिक। इसमें केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं। कौन कौन सा? ये मैंने आपको बताया है। वन इज सेलुलोज, सेकंड इज लिग्निन, थर्ड इज पैक्टिन, सिब्यूरिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस केमिकल सब्सटेंस इस पर डिपॉजिट होते हैं। तो इसकी थिकनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। तो अब ये अगर इस सेल में केमिकल्स डिपॉजिट हुए इस सेल वाल पर, ये बहुत ही थिक बनी ये सेल, तो इसकी फंक्शन होगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्लियर? यहाँ पर ले लो, जाइलम में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं? 4। वन इज कॉल्ड एज ट्रैकीड्स, है ना, ट्रैकीड्स। ये एग्जाम मतलब समझ आ रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो ट्रैकीड जब बनती है तो पहले इसमें सेल वाल थिन होता है। जब पहले सेल डिवाइड हुई, ट्रैकीड बनी, इसमें सेल वाल क्या होता है? थिन होता है। तो ये लीविंग होती है, डेड नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है? इस पर अब केमिकल डिपॉजिट होना शुरू होंगे यहाँ पर। तो एक लेयर आया यहाँ, मान लो सिब्यूरिन का आया, मान लो पैक्टिन का आया, यहाँ बाद एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर होगा, मान लो लिग्निन आया यहाँ पर, उसके बाद पैक्टिन आएगा। तो ये सेल वाल क्या बनेगा? ये थिक होगा। जब ये थिक होगा तो इट विल बिकम डेड। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, आप देखते हैं सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कॉन्स्पाइक्यूअस न्यूक्लियस भी होता है कि नहीं होता है? तो जब तक सेल लिविंग होगी तब तक ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो उसके बाद यहाँ से साइटोप्लाज्म जो है या प्रोटोप्लाज्म, ये ख़त्म होता है, इनमें कम होता है, न्यूक्लियस रिमूव होता है। मैं इसकी बात, ट्रैकीड की बात कर रहा हूँ। पहले तो सारा कुछ इसमें प्रेजेंट होता है, ये लिविंग होती है, थिन वाल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, सारा का सारा मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जब अब क्योंकि इसको काम क्या करनी है? 2 काम इसको करनी है। नंबर 1, इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देनी है प्लांट को। नंबर 2, इसको वाटर एब्जॉर्प्शन या वाटर प्लांट में ऊपर लेना है।
तो ये दो फंक्शन के लिए, हालांकि सेल तो पहले ये भी थी, ये भी थी, ये भी, मान लो इनमें से एक सेल आ गई, तो इस पर जाइलम में जब बना तो वो 4 टाइप्स के सेल्स, तो एक सेल आ गई, इसमें अब पहले सेल वाल था, अब क्या डिपॉजिट हुआ लिग्निन, अब डिपॉजिट हुआ स्क्यूटिन, सिब्यूरिन, तो ये सेल वाल थिक हो गया। तो अंदर से जो न्यूक्लियस ये भी ख़त्म होगा, साइटोप्लाज्म भी ख़त्म होगा, तो सेल क्या बनेगी अब, डेड आर लिविंग, ये अब डेड बनेगी। तो उसकी काम क्या होगी, नंबर 1 मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल, नंबर 2 वाटर कंडक्शन, नंबर 2 यहाँ पर लिखो, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डिफरेंस, ये लिखो, after cell division and cell enlargement, after cell division and cell enlargement, the cells become mature. After cell division and cell enlargement, the cells become mature, and they show division of labor, they show division of labor. The cell wall gets thickened, so the process is called as differentiation. The process is called as differentiation, and these cells will show specific function, or they perform, these cells will perform specific functions. And they will not show any kind of division, and they will not show any kind of division, that is the dividing ability gets stopped in them. The dividing ability gets stopped in them, यानी इनमें डिवाइडिंग एबिलिटी जो होती है, ये आप डिवाइड नहीं क्या करते हैं, आपको समझ में आया, यहाँ पर डिवीजन हुआ तो सेल्स बहुत बन गए, तो कुछ सेल्स क्या आते हैं, ये इनमें डिवाइडिंग एबिलिटी स्टॉप होता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि इनमें क्या होता है, सेल वॉल बिकम्स थिकनड, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स गेट्स डिपॉजिटेड, प्रोटोप्लाज्म गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम इट, न्यूक्लियस गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो दीज बिकम्स डेड, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रैकिड्स। तो आप ये फंक्शन क्या करेंगे, द ट्रैकिड्स, ये लिखो, द ट्रैकिड्स show या perform, the tracheids perform water conduction and give mechanical strength to plant. Perform water conduction and give mechanical strength to plant. So this process is called as differentiation. उसको हम, तो यहाँ एक पॉइंट मैं आपको कहूँगा, क्योंकि नीट में अक्सर आता है, नीट में ऑब्जेक्ट ये आता है, तो मैंने पहले भी कहा है आपसे, जो पॉइंट मैं बोलूँ आपको ये नीट में आता है, प्लीज़ नोट डाउन दैट। तो यहाँ मैंने कहा इस पर केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं, तो नंबर 1 मान लो लिग्निन, ये डिपॉजिट होता है, क्यूटिनिन डिपॉजिट होता है, सिब्यूरिन डिपॉजिट होता है, लेकिन इनमें जो लिग्निन है ना, लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, यही वो लिग्निन है या केमिकल कंपाउंड है, सबस्टेंस है, जो वाटर कंडक्शन में रोल प्ले करता है। ये लिग्निन जो है, इट हेल्प्स और एड्स इन, द लिग्निन एड्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। मान लो आपके एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम में, वहाँ पर क्वेश्चन आया, which one of the following chemical substances play a vital role in conduction of water? वहाँ तो लिग्निन दिया है, सिब्यूरिन दिया है, क्यूटिन दिया है, सेलुलोज दिया गया है, ठीक। तो आपने अब इंतखाब करना है, मैंने यहाँ कहा लिग्निन, क्यों,
जब वाटर इसमें जाता है ना, इस ट्राइकिड में, तो ये वाटर इस लिग्निन के साथ जुड़ जाता है, स्टिच होता है, तो ये एक लॉन्ग कॉलम बनाता है। यहाँ एडहेसिव फोर्स बिकम्स एडहेसिव फोर्स जानते हो? फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव मीन्स जब सेम, मेरी तरफ देखो, जब सेम सबस्टेंस हो उनके दरमियान कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट होता है। जब डिफरेंट सबस्टेंस होंगे उनके दरमियान एडिसिव। एग्जाम्पल दे दूँ, आपने कभी गिलास में पानी पिया है, स्टील गिलास में पानी पिया है, जब पानी इसमें ख़त्म होता है, पानी मतलब आपने सारा का सारा पानी पी लिया, तो फिर आप गिलास रखते हैं, तो आप देखते हैं इसके साइड से ड्रॉपलेट्स इसके साथ सिटिक जाते हैं, है ना? तो ये क्यों नहीं नीचे जाते हैं, ये क्यों इस गिलास के सरफेस के साथ सिटिक जाते हैं? तो यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। वो उनको नीचे जाने नहीं देता। सेम इज द केस विथ हियर, जब वाटर स्ट्राइकिड में जाता है तो इस लिग्निन के साथ स्टिक हो जाता है, तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स आता है। सो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशिएशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जब सेल्स डिवाइड हुए, एनलार्ज हुए, उसके बाद ये स्टॉप करते हैं डिवाइड होना, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते हैं, उसमें डिवीजन नहीं होता है, बल्कि इनमें अब टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी डिवीजन ऑफ लेबर अब इनमें होता है। सो दे बिकम्स मैच वर्क। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ कि फिर से बताऊँ? यानी फिर से मैं बताऊँ, ये वो प्रोसेस है व्हेन सेल्स गेट डिवाइडेड एंड आल्सो एनलार्ज्ड, देन they stop this dividing ability, they do not show any kind of division, but they get matured by the deposition of various chemical substances such as lignin, suberin, cutin on their cell wall. For example, trichid की बात हम करेंगे. So then it shows a particular or specific function. So this is called as cell differentiation. तो ये cells division में रोल कोई प्ले नहीं करता है। हो गया अंडरस्टैंड? अगर कल आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंशिएशन। पहले आप देखेंगे डिफिनेशन क्या है होती है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस ट्राइकिड जाइलम टिश्यू के साथ। कर सकते हैं? एनी क्वेश्चन इसमें? ज़्यादा मत हुआ? ज़्यादा हुआ तो टाइम क्या हो गया? 10:30 तो ज़्यादा ही हुआ। हाँ, कितने मिनट है क्लास आपको याद है? 10:20 तक था, है ना? तो ओके, 10 मिनट क्लास की ज़्यादा ही हुई, तो ठीक है, आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो कल हम इसको, है ना, जो आप रहा क्या, एक तो डिफरेंशिएशन और ये कल के लेक्चर में हम करेंगे। सो थैंक यू।